everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss now William Wordsworth most important MCQs. आज की ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, क्योंकि ये आपके TGT PGT एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही मतलब ये समझिए कि एकदम रैपिड रिवीजन जिसको बोलेंगे, तो ये एक तरह का रिवीजन होगा आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोनोलॉजी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क, द पोएटिकल वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट नाउ, हु इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक मूवमेंट में किस ऑथर को पायोनियर के रूप में कंसीडर किया जाता है। आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, लेकिन हम चारों ऑप्शन एक नज़र देखेंगे और जो हमारा सही आंसर होगा उसी को टिक करते चलेंगे या उसी पर फोकस करेंगे ताकि हमें जो हमारा सही आंसर है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इन विच ईयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुए थे। आंसर बी इज द राइट आंसर, 1770। ओके, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन सबको देखिए और फिर बी आंसर पर फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ पर पैदा हुए, आपसे प्लेस का नाम पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कोकरमाउथ, कम्बरलैंड। ओके, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, चारों को देख लीजिए, लेकिन आपको राइट आंसर याद रखना है। आंसर बी, कोकरमाउथ, कम्बरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड वर्ड्सवर्थ को ऑथर विद सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनके वो कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने को ऑथर के रूप में सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ में काम किया। आंसर ए इज द राइट आंसर, लिरिकल बैलाड्स। ठीक है, तो वो वर्क कौन सा है, लिरिकल बैलाड्स है। हालांकि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन आप टिक मार्क करेंगे ए को ही और ए पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वॉज लिरिकल बैलाड्स फर्स्ट पब्लिश्ड। लिरिकल बैलाड्स का फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1798। क्वेश्चन नंबर 6, विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ बिगिंस विद द लाइन्स आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड। वो कौन सी पोएम है जिसकी शुरुआत ही इस लाइन से होती है। वर्ड्सवर्थ की पोएम है आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड। या दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट, दैट्स पोएम इज डैफोडिल्स। आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अनदर लाइफ फॉर वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स। पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज अनदर टाइटल फॉर वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की, उसका दूसरा टाइटल क्या है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। 4 ऑप्शन में से हम डी ऑप्शन को अपने फोकस करते हुए इसको ज़्यादा इस पे फोकस करेंगे और यही हम इसको टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की मेन थीम क्या है। सी आंसर इज द राइट आंसर, नेचर एंड द कॉमन मैन। सी ऑप्शन इज द राइट, नेचर एंड द कॉमन मैन। तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में मेन थीम अगर हम देखें तो क्या है, नेचर को टारगेट किया गया और कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 9 इज वर्ड्सवर्थ सर्व्ड एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम। पोएट लॉरेट के रूप में इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ ने कब से कब तक काम किया। पूछा आपसे ये जा रहा है कि वो कौन से ईयर थे जिन ईयर्स में वर्ड्सवर्थ ने सर्व किए एज ए पोएट लॉरेट बनकर इंग्लैंड की। आंसर सी इज द राइट ऑप्शन, 1843 टू 1850। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। पूछा जा रहा है आपसे कि वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है। आंसर बी इज द राइट आंसर, द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड क्या है, या दैट इज द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज वॉज वर्ड्सवर्थ सिस्टर हु प्लेड ए मेजर रोल इन हिज लाइफ एंड पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की वो कौन सी बहन थी जिसने उनकी लाइफ में बहुत ही मेजर रोल अदा किया, लाइफ में ही नहीं बल्कि उनकी पोइट्री में भी।
आंसर ए इज द राइट आंसर, डॉर्थी वर्ड्सवर्थ। तो डॉर्थी वर्ड्सवर्थ जो थी उनकी सिस्टर, उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना गुड प्लेड ए मेजर रोल इन हिज लाइफ एंड पोएट्री। Question number 12. Which river is associated with Wordsworth poem lines composed a few miles about Tintern away? आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी रिवर है जिसको एसोसिएट किया वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम में और लिखा उनके ऊपर लाइंस कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन अबे। आंसर सी है, वो वे रिवर है जिसको एसोसिएट किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 इज द वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज नॉन फॉर इट्स फोकस ऑन। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को आप किसके ऊपर केंद्रित पाते हैं या किसके लिए जानी जाती है कि वो इस पर्सपेक्टिव में फोकस करती है? आंसर सी इज द राइट आंसर, द पावर ऑफ नेचर। द पावर ऑफ नेचर को फोकस करते हुए हम ऐसा पाते हैं उनकी पोइट्री में। क्वेश्चन नंबर 14. हु वाज वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर इन द रोमांटिक मूवमेंट? वो कौन उनके फ्रेंड थे वर्ड्सवर्थ के जिन्होंने हमेशा उनको कोलैबोरेट किया और रोमांटिक मूवमेंट में उनका साथ दिया? तो वो इनके क्लोज फ्रेंड थे। आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज उनके क्लोज फ्रेंड थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ डाई? वो कौन सा ईयर है जिसमें वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई? इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ डाई? राइट ऑप्शन इज द बी, 1850। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ दीज पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? इनमें से वो कौन सी पोएम नहीं है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी? ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें आप नॉट को सबसे पहले फोकस करिएगा, उस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि अगर नॉट आया है तो फिर नॉट के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी अपना देना होगा। पूछा जा रहा है वो कौन सी पोएम है जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई? आंसर ए इज द राइट ऑप्शन, द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, जो कि वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सॉलिटरी रीपर? सॉलिटरी रीपर का सेंट्रल आइडिया क्या है? आंसर सी इज द राइट ऑप्शन, द पावर ऑफ मेमोरी एंड नेचर। द पावर ऑफ मेमोरी एंड नेचर, it is the central idea of solitary reaper. So C option is the right answer. Question number 18. Wordsworth describe poetry as the spontaneous overflow of. वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में जो डिस्क्राइब किया स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो को, तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या, उनकी जो पोइट्री है वो किस तरह फोकस करती है, क्या इसके इमोशंस से मतलब क्या इसका वो है रिलेशनशिप? तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर, इमोशंस। इमोशंस को जो इंडिकेट किया है उन्होंने वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के थ्रू किया है। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ दीज पोएम्स एक्सप्लोर्स चाइल्डहुड मेमोरीज एंड देयर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस? वो कौन सी पोएम है जो कि उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देती है, साथ ही उनके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को भी दिखाती है? उस पोएम का नाम है, वो एक ऑड है। आंसर बी इज़ द राइट आंसर, ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी। ये ऑड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा इसके टेक्स्ट को भी, क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को अच्छे से एक्सप्रेस किया है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 20. Which war was ongoing during Wordsworth's lifetime and influenced some of his works? वो कौन सा वॉर था कि जिसके दौरान वर्ड्सवर्थ की पूरी लाइफ इन्फ्लुएंस्ड हुई, उनका वर्क भी इन्फ्लुएंस्ड हुआ, उनकी लाइफ भी इन्फ्लुएंस्ड हुई? तो वो कौन सा वॉर चल रहा था? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द नेपोलियनिक वॉर्स। द नेपोलियन वॉर्स उस समय पर चल रही थी जिस समय पर वर्ड्सवर्थ की लाइफ चल रही थी, तो उनकी लाइफ, उनका वर्क इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज़ द पोएटिक फॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड? वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड किस पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है, उसका पोएटिक फॉर्म क्या है? दैट इज़ द राइट आंसर इज सी। सी ऑप्शन इज़ द राइट, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में द प्रील्यूड को लिखा गया। Question number 22. Which of the following best describes Wordsworth's poetic diction?
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन इनमें से किसमें सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब की गई है? तो आपको इन ऑप्शन में से देखना है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंपल एंड नेचुरल। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि इनकी ज़्यादातर जो थीम रही है पोइट्स उसकी अपनी पोएम्स की, तो वो एक नेचर और कॉमन मैन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने साधारणता और प्रकृति को बहुत ज़्यादा जोड़ करके ये चले हैं। तो सिंपल एंड नेचुरल रही है इनका बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो रहा पोएटिक डिक्शन में। जो पोएटिक शैली रही इनकी वो थी सिंपल एंड नेचुरल। Question number 23. In lines composed a few miles above Tintern Abbey, what does Wordsworth reflect on? ये लाइन जो कंपोज की गई है फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन अबे, वर्ड्सवर्थ के किस रिफ्लेक्शन पर आधारित है? आंसर सी इज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेमोरी। यानी किसको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं लाइनें हमें? द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेमोरी। सो answer C is the right answer. Question number 24. Wordsworth's theory of poetry emphasizes that poetry should be written in. वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की जो थ्योरी है वो किस पर ज़्यादा जोर देती है और इनकी पोइट्री को लिखने में कैसा होना चाहिए? तो आंसर बी, एवरीडे लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री की थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर किस पर देती है उनकी पोइट्री, और जिसमें उनको लिखा भी गया है तो वो क्या है? एवरीडे लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के एवरीडे लैंग्वेज के ऊपर ही इन्होंने अपनी पोइट्री ऑफ थ्योरी को लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री शुड बी। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस एंड नेचर। साधारण होना चाहिए, अनुभव से परिपूर्ण हो और साथ में नेचर हो, उसमें प्रकृति हो। ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस एंड नेचर। क्वेश्चन नंबर 26. इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ से द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। वो कौन सी पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, बच्चा एक आदमी का पिता होता है? आंसर बी इज द राइट आंसर, माई हार्ट लीप्स अप। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, माई हार्ट लीप्स अप। इसमें इन्होंने इस सेंटेंस को कहा है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 27. वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ टाइम रेफर्स टू। वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स ऑफ टाइम किसको रेफर कर रहा है? A option is the right answer, specific moments of intense joy and inspiration in life. Understood? A option is the right answer. Question number 28. Which poetic device is most commonly found in Wordsworth poetry? Which poetic device is most commonly found in Wordsworth poetry? Wordsworth की poetry में वो कौन सी poetic device है जो ज़्यादातर हमें commonly देखने को मिल रही है? आंसर सी इज द राइट आंसर, इमेजरी। अंडरस्टूड इमेजरी मतलब फैसिनेटेड, इट मीन्स कल्पना शक्ति। सो आवर आंसर इज सी, इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर। वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर की राइम स्कीम क्या है? Answer C is the right option, A, B, C, B. Question number 30. In Wordsworth odd intimations of immortality, what is lost as one grows older? Wordsworth का odd intimation of immortality, what is lost as one grows older, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे वो क्या खो जाता है? तो वर्ड्सवर्थ ने इसमें किस बात को खोने के लिए कहा? आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, यूथफुल इनोसेंस एंड डिवाइन कनेक्शन। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो अपना यंग एज का इनोसेंस, मासूमियत और पवित्रता जो हमारी भगवान के साथ में कनेक्टिविटी होती है उसको खोता चला जाता है। तो आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, यूथफुल इनोसेंस एंड डिवाइन कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 31. विच पोएम इज पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम। वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम कौन सी पोएम का पार्ट है? आंसर बी
is the right answer. She dwelt among the untrodden ways. She dwelt among the untrodden ways is the right answer. तो लूसी ग्रे इसी पोएम का, लूसी ग्रे जो पोएम है वो इसका पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द मेजर गोल ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड वर्ड्सवर्थ का मेजर गोल क्या था इसको लिखने के पीछे? चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, लेकिन हमें सिर्फ फोकस करना है अपने बी आंसर को, बी ऑप्शन को। टू आउटलाइन हिज व्यूज ऑन पोएटिक डिक्शन एंड थीम्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Question number 33. In daffodils, what does Wordsworth compare the flowers to? Daffodils में Wordsworth किस फूलों के बीच में किसका कंपेयर करते हुए दिखाई देते हैं? आंसर ए इज द राइट आंसर, स्टार्स इन द मिल्की वे। तो कंपेयरिंग किसका किया जा रहा है फ्लावर के साथ में? स्टार्स इन द मिल्की वे का। क्वेश्चन नंबर 34. विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन 10,000 सो आई एट ए ग्लैंस? वो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जिसको यूज़ किया गया 10,000 सो आई एट ए ग्लैंस? या आंसर बी इज द राइट आंसर, हाइपरबोल। तो लिटरेरी डिवाइस हाइपरबोल है जिसका यूज़ किया गया 10,000 सो आई एट ए ग्लैंस। 35. क्वेश्चन नंबर 35. हु डज वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज इन लंदन 1802? आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया गया लंदन पोएम 1802 में, वो कौन से ऐसे थे जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया? तो वो कौन लोग थे? फॉर ऑप्शन आपके सामने हैं, द किंग, द क्लर्गी, द इंग्लिश पीपल, द पार्लियामेंट। आंसर सी इज़ द राइट ऑप्शन, द इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था जब इन्होंने लंदन में 1802 में। Question number 36. Wordsworth poetry reflects the influence of which philosopher? वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हमें किस फिलोसफर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, या वो किसका रिफ्लेक्शन मिलता है? आंसर सी इज़ द राइट आंसर, जीन जैकस रूसो। जीन जैकस रूसो का जो फिलोसफर हुए हैं, ग्रेट फिलोसफर हुए हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में। क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इमोशन इज सेंट्रल टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री? वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के सेंट्रल अगर हम देखें तो वो कौन से इमोशन हैं जो ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं? आंसर सी इज़ द राइट आंसर, जॉय इन नेचर। प्रकृति में आनंद को फील कराना, वो इमोशन ज़्यादा वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हमें देखने को मिलता है, तो वही सेंट्रल पॉइंट है। ओके, जॉय इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 38. इन टिंटन अबे द पोएट फील्स दैट नेचर? टिंटन अबे में पोएट नेचर के बारे में क्या फील करते हुए महसूस करा रहे हैं हमें, या वो खुद क्या महसूस करते हैं? आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, इज ए सोर्स ऑफ मॉरल गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, इज ए सोर्स ऑफ मॉरल गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रोमांटिक थीम इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री? पूछा जा रहा है आपसे कि रोमांटिक वर्ड्सवर्थ पोइट्री में रोमांटिक थीम की जो की है वो किसके अनुसार है? आंसर सी, द पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। द पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन फॉलोइंग इज ए की रोमांटिक थीम इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ पोइट्री में जो हमें की रोमांटिक थीम मिलती है, तो वो किसके अनुसार मिल रही है? द पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। C option is the right answer. Question number 40. What does Wordsworth mean by emotion recollected in tranquility? वर्ड्सवर्थ ने जो इसके द्वारा इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी के द्वारा क्या अर्थ है इसका जो वर्ड्सवर्थ ने यूज़ किया है? आंसर बी इज़ द राइट आंसर, पोइट्री कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट इमोशंस। तो ये जो लाइन है इनकी, ये जो वर्ड्स हैं आपके सामने, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, इट मीन्स पोइट्री कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट इमोशन। क्वेश्चन नंबर 41. वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट पोइट्री शुड ओरिजिनेट फ्रॉम? वर्ड्सवर्थ का ऐसा विश्वास था कि पोइट्री को होना चाहिए ओरिजिनेट कहाँ से? आंसर सी, द कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ रूरल लाइफ।
उनका कहना था कि जो गांव के लोग होते हैं या जो गांव में जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके जीवन के कॉमन एक्सपीरियंसेस से ऑरिजिनेट होनी चाहिए पोइट्री, ऐसा उनका विश्वास था वर्ड्सवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट काइंड ऑफ मीटर डज वर्ड्सवर्थ ऑफन यूज? प्राय वर्ड्सवर्थ ने किस मीटर डिवाइस को या किस तरह के मीटर को यूज़ किया है? आंसर ए इज द राइट आंसर, एम्बिक पेंटामीटर। अंडरस्टूड? एम्बिक पेंटामीटर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Question number 43, Wordsworth poetry is often contrasted with which other poets' supernatural themes? वर्ड्सवर्थ की पोइट्री जो कि कंट्रास्ट लिए हुए है दूसरे पोइट्स के सुपरनेचुरल थीम से, तो वो कौन से दूसरे पोइट्स हैं जिससे उनकी ये थीम अगर हम देखें तो हम उससे कंट्रास्ट हमको मिलता है, वो है हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सैमुअल टेलर कॉलरिज। मतलब वर्ड्सवर्थ की जो थीम है अगर हम देखें सुपरनेचुरल थीम, वो हमेशा किस पोइट के कंट्रास्ट में रही? सैमुअल टेलर कॉलरिज के। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पोइट्री? इनमें से कौन सी ऐसी पोइट्री है जो कि वर्ड्सवर्थ को डिस्क्राइब नहीं करती? आंसर बी इज द सुपरनेचुरल हॉरर। इट इज़ नॉट द फॉलोइंग डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट्री ऑफन पोर्ट्रेज नेचर एज? वर्ड्सवर्थ की जो नेचर पोइट्री है वो हमें पोर्ट्रेस करते हुए दिखाई देती है नेचर को। आंसर सी इज द राइट ऑप्शन, ए नर्चरिंग एंड स्पिरिचुअल गाइड, ए नर्चरिंग एंड स्पिरिचुअल गाइड। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज ए की डिफरेंस बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पोइट्री? व्हाट इज ए की डिफरेंस बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पोइट्री? Answer A is the right answer. Wordsworth focused on everyday life while Coleridge explored supernatural themes. Understood? तो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पोइट्री के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो है वर्ड्सवर्थ फोकस्ड ऑन एवरीडे लाइफ वाइल कॉलरिज एक्सप्लोर सुपरनेचुरल थीम्स। दोनों के बीच यही कंट्रास्ट हमें देखने को मिलता है और यही कंट्रास्ट था वर्ड्सवर्थ के और कॉलरिज के जो सुपरनेचुरल थीम है उनके अंदर भी। अंडरस्टूड? सो Answer A is the right answer. Question number 47, Wordsworth describes nature as a? वर्ड्सवर्थ नेचर को किस रूप में डिस्क्राइब करते हुए दिखाई देते हैं? तो आंसर बी इज द राइट आंसर, मॉरल टीचर। वर्ड्सवर्थ describe नेचर एज ए मॉरल टीचर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइल्डहुड? आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ का एटीट्यूड चाइल्डहुड की तरफ क्या था, यानी बचपन की तरफ को किस तरह से लेते हैं? आंसर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ही बिलीव्स चाइल्डहुड मेमोरी शेप एडल्ट लाइफ। उनका ऐसा विश्वास था कि हमारे बचपन की यादें ही हमारी एडल्ट लाइफ को शेप देती हैं, उसको आकार देती हैं। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अंडरस्टूड? चलिए, ओके, लेट्स नेक्स्ट question is question number 49, which poem expresses Wordsworth belief in nature's healing power? कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो वर्ड्सवर्थ के नेचर के विश्वास को एक हीलिंग पावर के रूप में दिखाती है और वर्ड्सवर्थ ने अपने इस बिलीफ को एक्सप्रेस किया है कि नेचर एक हीलिंग पावर है? तो वो कौन सी पोएम है आपकी? आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, टिंटन एबे। टिंटन एबे इज पोएम एक्सप्रेस वर्ड्सवर्थ बिलीफ इन नेचर्स हीलिंग पावर। राइट ऑप्शन इज़ द बी। हालांकि हमारे पास 4 ऑप्शन है लेकिन हम फोकस उसी को करेंगे जो कि आंसर हमारा मतलब एक्यूरेट होगा और प्लस वो हमें याद करने में आसानी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री? मेमोरी प्ले का वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में क्या रोल रहा? क्वेश्चन नंबर 50 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर, इट डिपेंड्स एप्रिसिएशन फॉर नेचर। अंडरस्टूड? इसकी गहराई जो कि हमें नेचर के लिए देखने को मिलती है वो रोल इसका हम देख सकते हैं कि इट डिपेंड्स एप्रिसिएशन फॉर नेचर रोल डज मेमोरी प्ले इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। अंडरस्टूड? 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसी तरह का प्रैक्टिस सेट हम आपके
आपके लिए इस नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आते रहेंगे। आप चैनल पर जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा अच्छे अपने ऑथर प्लस उनके वर्क्स को, जो कि आपके PGD, PGT एंड नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है आगे भी आने वाली वीडियोस। ओके, चलिए आप इसी तरह जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, आप अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।